पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम से स्टार्ट किया, एमपीज के बारे में जाना कि एमपीज क्या होता है उनको ओथ कौन दिलवाता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, पहले हमने इस पे बात की। और उसके बाद में फिर उनके प्रेसाइडिंग ऑफिसर की लोकसभा के और स्पीकर की बात की, यानी जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं इसमें से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन की बात की। फिर राज्यसभा का इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा एंड पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन राज्यसभा। फिर प्रोटेम स्पीकर की बात की हमने, व्हिप की बात की, लीडर ऑफ हाउस की बात की, लीडर ऑफ ओपोजिशन की बात की। और इसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया कि सेशन कैसे होता है पार्लियामेंट के अंदर। तो सेशन में हम लोगों ने समन की बात की कि समनिंग मतलब सेशन को बुलाना, पार्लियामेंट को बुलाना। समन के बाद में आपका समनिंग के बाद क्या होता है भाई, हमने समनिंग की बात की। समन के बाद में क्या होता है आपका एडजर्नमेंट होता है, यानी पूरी प्रोसीडिंग होती है, एडजर्नमेंट होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई होता है। और एडजर्नमेंट साइन डाई के अलावा प्रोरोगेशन होता है। ये बातें हमने कर ली हैं, आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया है? अच्छा, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन, ये समझ में आ गया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने बात की कि आपका जो है क्वेश्चन आर जो होता है, सबसे पहले प्रोसीडिंग कैसे होती है। तो सबसे पहला आर जो होता है क्वेश्चन आर होता है। क्वेश्चन आर में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन ओरली पूछा जाता है, ओरली आंसर दिया जाता है। और इसको पूछा जाता है कौन से पेपर में पूछा जाता है, जरा बताएंगे आप? हाँ, ग्रीन कलर में। और अनस्टार्ट क्वेश्चन कौन सा कलर पेपर होता है? व्हाइट पेपर होता है, इसका आंसर रिटर्न में दिया जाता है, ठीक है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कौन से कलर के पेपर में होता है? लाइट पिंक में। और इसका आंसर जो होता है वो ओरली दिया जा सकता है, 10 दिन का नोटिस भी होता है उसमें। और उसके अलावा जो है आपका होता है कौन सा, एक प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट मेंबर वाला कौन सा कलर होता है? येलो, येलो कलर होता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है मतलब देख लिया है कि स्टार एंड स्टार क्वेश्चन क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जीरो आर होता है। जीरो आर इंडिया का इनोवेशन है और पहले इंडिया में नहीं था, लेकिन बाद में इंडिया में स्टार्ट किया गया। कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था, मैंने बताया 1962 में स्टार्ट किया गया। तो इसको याद रखेंगे। और उसके बाद में फिर जो है हमने ये कहा था भाई कि ये ना ही रूल ऑफ बुक में है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, तो कहीं भी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि मोशन जो पार्लियामेंट में कुछ भी करना हो तो उसमें हम लोग मोशन की बात करते हैं। और मोशन जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है सब्सटेंटिव मोशन, जो कि इंपॉर्टेंट मोशन है, यानी कोई भी काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम पार्लियामेंट में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है तो उसको हम मोशन कहेंगे, सब्सटेंटिव मोशन कहेंगे। अगर उसी में मतलब सब्सिडरी मोशन, उसी से रिलेटेड अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसको सब्सिडरी मोशन कहेंगे, यानी मेन मेन मोशन से रिलेटेड ही रहेगा, कुछ ना कुछ एडिशनल होगा उसमें, तो उसको सब्सिडरी मोशन कहेंगे। और अगर सब्स्टिट्यूटिव मोशन की बात होगी तो ये है कि उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी जो मेन कोर्स चल रहा है उसके अलावा, यानी मेन जो डिस्कशन हो रहा है उसको हटाकर दूसरी बात को डिस्कस किया जाएगा, दूसरी चीज डिस्कस की जाएगी, तो सब्स्टिट्यूटिव हो जाएगा। सब्सिडरी मोशन के अंदर जो होता है, सब्सिडरी मतलब रिलेटेड टू द सब्सटेंटिव मोशन ही है। जैसे अपने आप में जब कोई चीज मोशन होती है तो सब्सटेंटिव मोशन होती है। जब आप किसी से लगे हुए हैं, किसी से अटैच हैं, उसकी जगह पे काम कर रहे हैं, तो आप उसके सब्सिडरी हो जाते हैं। आपका ओरिजिनल कोई औकात मोशन के तौर पे नहीं होती है। गेटिंग? जैसे कहते हैं ना कि आप ओरिजिनल बनो, ओरिजिनल कॉपी मत बनो, कॉपी की कोई औकात नहीं होती है। गेटिंग? तो ये जो है एक्चुअल में जो ओरिजिनल मोशन होता है ना, उसी का जो है सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी का वैसे भी औकात नहीं होती, ओरिजिनल मोशन की औकात होती है, सब्सटेंटिव मोशन की औकात होती है। ये तो उसके सब्सिडरी से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है, ठीक है, उसी से जुड़े हुए। जैसे 3 पार्ट है, 3 में से एक पार्ट है वो, तो अपने आप में वो कोई मोशन नहीं है, वो ओरिजिनल मोशन का ही एक सब पार्ट है। जबरदस्ती की कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन याद रख लो, ठीक है, नाम दे देते हैं क्योंकि नाम बोल देते हैं कि जब वो कोई बोल देता है ना कि सब्सिडरी है तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल मोशन कुछ और होगा। इसी तरह अगर वो बोल देंगे अमेंडमेंट, सब्सिडरी अमेंडमेंट है, तो इसका मतलब सब्सिडरी जो मोशन है किसी के पार्ट में अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल बिल में अमेंडमेंट है, एक अलग अमेंडमेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्ड यूज किया जाता है ताकि आदमी के समझ में आ जाए क्या है। इसी तरह सिंपल क्लोजर हुआ है, या कंपार्टमेंट क्लोजर हुआ, या कंगारू क्लोजर हुआ, या ग्लूटाइन हुआ है, तो नाम से पता चल जाता है कि ग्लूटाइन हुआ तो मतलब कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है।
कंगारू क्लोजर हुआ है तो मतलब कुछ मेन बातों पे डिस्कशन हुआ है, बाकी पे वोटिंग कर दी गई है ऐसी। और उसके अलावा अगर बोलता है कि क्या कंपार्टमेंट क्लोजर हुआ है तो एक एक कंपार्टमेंट पार्ट वाइज क्लोजर कर दिया गया है, और सिंपल क्लोजर है तो मतलब एक एक पार्ट पे डिस्कस करके फिर क्लोज किया हुआ है। गेटिंग? तो ये है कि क्लोजर है। तो ये क्लोजर मोशन हो गया। क्लोजर मोशन के बाद में फिर आपका अब मुझे लगता है कि क्लोजर मोशन तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई उसमें कुछ दिक्कत है नहीं। ये है? इज देयर एनी प्रॉब्लम दिस? नहीं है? ओके, सो नाउ वी कैन प्रोसीड। देखो बेटा, पहले तो ये पढ़ने से पहले ना मैं आपको सबको एक बेसिक सिंपल वर्ड्स में बता दे रहा हूँ, ताकि आपको ना एकदम मतलब आसानी से बातें समझ में आ जाए। और अगर आपने सिर्फ मैं आज ना आपको रिजोल्यूशन तक की बातें बताऊंगा और यहीं से आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक? यानी उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, यूथ पार्लियामेंट तक मतलब बताऊंगा। और उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, प्रोसीजर हम कल पढ़ेंगे। कल नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर को सैटरडे को इंशाल्लाह। ठीक है? क्योंकि प्रोसीजर में फिर मैं बिल पास करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है? अ, उससे पहले की बातें मैं बता दे रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस नहीं कर सकते, और इस लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। प्रिविलेज मोशन पहला। देखिए, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? कोई बंदा प्रिविलेज्ड है मतलब उसको स्पेशल पावर मिली हुई है, स्पेशल उसको स्टेटस मिला हुआ है, तो वो प्रिविलेज्ड है। प्रिविलेज का मतलब होता है उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये तो। इफ यू आर अ मिनिस्टर देन यू हैव सम स्पेशल प्रिविलेज, यू कैन स्पीक इन द पार्लियामेंट, वेदर यू कैन स्पीक इन लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है? किसी भी हाउस में आप जाके बोल सकते हैं, ये आपको स्पेशल प्रिविलेज है। इजंट इट? है या नहीं है भाई? वेदा, I told you कि there are two person who can speak in parliament without voting right। ठीक है? एक जिस हाउस के होंगे उसमें वोटिंग राइट है, अदरवाइज एक मिनिस्टर और एक अटॉर्नी जनरल, बोला है ना कि वो बोल सकते हैं जाके, है कि नहीं? ओके, सो यहाँ पे आपको प्रिविलेज है, यू आर प्रिविलेज, यू कैन गो टू द लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी, आइदर ऑफ द हाउस, और यू कैन स्पीक ओवर देयर, यू कैन पुट योर ओपिनियन ओवर देयर। तो ये आप कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि आपने मिसलीड कर दिया उसको, यू हैव गिवन सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही आपने गलत दे दिया, फैक्ट्स ही गलत बता दिए, या यू हैव गिवन सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट मिसलीड्स द हाउस। ठीक है? दैट मिसलीड द हाउस, बिना आपने फैक्ट और फिगर की बात की है, आपने कोई मिसलीडिंग फैक्ट प्रेजेंट किया है, आपने कोई ऑथेंटिक सोर्स से फैक्ट प्रेजेंट नहीं किया है, दैट इज एक तरह से आपने मिसलीड किया है हाउस को। लॉ मेकिंग में सब्सटेंटिव बात चाहिए, उसमें मिसलीडिंग बात नहीं चाहिए। आपने जो कोट किया है बात, वो कहीं से ऐसे रैंडम उठा के कोट कर दिया है, आपने सब्सटेंटिव चीज नहीं चेक की कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है या किसी ओरिजिनल चीज में क्या है। तो ये एक तरह से आपने मिसलीड किया है हाउस को, अपने प्रिविलेज का नाजायज फायदा उठाया, अपने हाउस को वो गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो आपके खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन चलाया जाता है, जिसमें उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसमें उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती, बट इसमें क्रिटिसाइज होता है उसको कि तुमने गलत किया है। ये प्रिविलेज मोशन उसकी कमियां बताने के लिए होता है, खामियां बताने के लिए, और उसके एक तरह से प्रेस्टीज को डाउन करता है। इसमें अगर गलती से कोई वो वाला शर्म वाला प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो या मिनिस्टर हो, तो मिनिस्टर खुद रिजाइन कर दे, या प्राइम मिनिस्टर उससे पूछ सकता है कि भाई, कह सकता है कि भाई आपने ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दी, आप शर्मिंदा है, तो आप रिजाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, या रिजाइन करवा ले उससे। सो इसलिए चला जाता है, मोरल लोगों के लिए पार्लियामेंट बनाया था, तो उन्होंने एक ऐसा मोशन भी रखा, प्रिविलेज मोशन कहते हैं इसको। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्मृति ईरानी ने जेएनयू के खिलाफ एक गलत जो है फैक्चुअल गलत इंफॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज किया गया था, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, और उनको ये कहा गया था कि आप जो है, आपने मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी, और मतलब उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन चला था, बट उन्होंने रिजाइन नहीं किया था, एचआर मिनिस्टर थी उस टाइम। सो ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रिविलेज मोशन समझ में आ गया क्या? अरे भाई, रिदा, बोल भी दो। समझ में आ गया? संजीता, समझ में आ गया? मेनली क्रिटिसाइज होता है किस बात पे? कि तुमने झूठ बोला है, बस इतनी बात समझ में आ गई।
तुम्हारा झूठ, तुमने झूठ बोला और झूठ पकड़ा गया, और आपको उसके लिए फिर सेंसर लगा रहे हैं लोग, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गेटिंग? अब पढ़ लो जरा तो करना समझ में हो, एक बार रीडिंग लगा लो। It is concerned with the breach of the parliamentary privilege by a minister. It moved by the member when it feels that the minister has committed a breach of privilege of the house, one or more its member, by withholding the fact of a case or by giving wrong or distorted fact in its purpose is to censor the concerned minister. इसका पर्पस होता है कि मिनिस्टर की ऐसी की तैसी करें, उसको क्रिटिसाइज करें। गेटिंग? बस इतनी सी बात है। क्या इतनी अंग्रेजी तो समझ में आती होगी। और तो प्रिविलेज मोशन मुझे लगता है आपको भूलना नहीं चाहिए। क्या होगी? जो कोई ऐसा है जिसको प्रिविलेज मोशन समझ में नहीं आया? इतना पूछ पूछ के ना कोई टीचर समझाता नहीं है जितना मैं समझाता हूँ। पढ़ा पुढ़ा के अपना बात अपना काम करके निकल जाते हैं लोग। ठीक है, मैं एक एक वर्ड लेकर समझाता हूँ, तो प्लीज आंसर तो दे दिया करो, हाँ नहीं यार। सबको समझ में आ गया है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस वस लिख दिया करो। ओके, हैंड्स अप कर दिया करो, कुछ ऐसा। और तो मुझे मतलब ये रहे कि समझ में आ रहा है। और नदीम साहब, आपको तो क्लियर हो ही गया होगा। कॉल अटेंशन मोशन, कॉल अटेंशन मोशन क्या होता है? देखिए, कॉल अटेंशन मोशन और एडजमेंट मोशन दोनों साथ साथ में दिया हुआ है। और अक्सर लोग 90% लोग, अगर आपको आवाज आवाज कम आ रही है तो मैं चैनल बदल दूंगा, मतलब वो नेटवर्क बदल दूंगा, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज अगर कट रही हो तो। सही है? ओके। तो कॉल अटेंशन मोशन और एडजमेंट मोशन को ना अक्सर लोग सेम समझ लेते हैं। ठीक है, सेम है, एक्चुअल में दे आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर। तो सिमिलर की वजह से लोग उसको सेम समझ लेते हैं या गलती करते हैं, बट वो सेम नहीं है। ठीक है, कॉल अटेंशन मोशन में अगर आप पढ़ोगे तो यह है कि इट इंट्रोड्यूस्ड बाय इन द पार्लियामेंट बाय अ मेंबर to call the attention of a minister to in the matter of urgent public importance and seek the authorized authoritative statement from him on that minister on that matter. Like the zero hour, it is also an Indian innovation. Parliamentary proceeding has been, क्या कर दिया इसने? आवाज आ रही है ना मेरी? Parliamentary procedure has been in the existence since 1954. 1954 से एग्जिस्टेंस में। however unlike the zero hour, it is mentioned in the rule of procedure. तो ये दो बात, चार बातें। एक तो ये 1954 से पिक्चर में है, इंडिया में, इंडिया का इनोवेशन है कॉल अटेंशन मोशन। और इसका लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर जो बुक है उसके अंदर मेंशन है, पार्लियामेंट के रूल बुक में मेंशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन इंडिया का इनोवेशन है, जैसे जीरो आर इंडिया का इनोवेशन है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिएगा। एडजमेंट मोशन जो होता है उसको आप पढ़ेंगे तो देखिएगा, फिर डिफरेंस बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। It introduced in the parliament to draw the attention of the house to a definite matter of urgent public importance, ठीक है, and need the support of 50 member for the business of the house. It regulates, ठीक है, it regarded as an extraordinary device. It involved the element of censor against the government, and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. That discussion of an adjournment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes. 2.5 घंटे का एडजमेंट मोशन होगा तो होगा। अब बताइए इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर आप बता देंगे तो मेरी तरफ से आपको एक चॉकलेट मिलेगी। मतलब ज्यादा महंगा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए चॉकलेट ही मिलेगी। आई विल सेंड यू 15 रुपीज और 20 रुपीज जो भी है, जिसने डेयरी मिल्क आता है मैं यूपीआई कर दूंगा आपको। आप लोग मुझे फीस यूपीआई करते हो, मैं टॉफी यूपीआई करूंगा। बताओ बताओ क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? पढ़ा तो होगा, पढ़ा तो है। अच्छा, एडजमेंट मोशन में तुम्हें क्या समझ में आया पढ़ के नदीम? क्योंकि अच्छा बहुत बहुत लोगों से मैंने पूछा है, जो एक तो प्रोफेसर भी पढ़ा रहे थे लॉ फैकल्टी में, दे वर कंफ्यूज इन दिस टू मोशंस।
तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैं क्लियर करा दूँ। वो लोग कन्फ्यूज़ थे। अरे उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नाम के बन जाते हैं, एडहॉक टीचर भी कभी-कभी होता है ऐसा। तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं, उनको प्रेज़ेंट का इलेक्शन का ही नहीं पता था। तो ऐसे भी लोग थे, क्या प्रोसीजर होता है। तो वो तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे तो वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना? जिस चीज़ का नहीं पता हो, जिसका आइडिया हो वो पढ़ाना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना, यूनिवर्सिटी वाले भी कभी-कभी ऐसा होता है, बेचारा सब्जेक्ट में माहिर किसी और सब्जेक्ट का होता है, जगह खाली नहीं होती तो दूसरा सब्जेक्ट पकड़ा देते हैं, उसको वो सब्जेक्ट पता ही नहीं होता। बस पढ़ा रहा होता है, ज़बरदस्ती बच्चों को खींच रहा होता है। ऐसा भी होता है कभी। तो बताएँ भई, कॉल अटेंशन मोशन क्या समझ में आया नदीम साहब? एक बात तो मेरी लिख के ले लो तुम, मैं लाना, मैं साइन कर दूंगा। तुम चाहे, मतलब मुझे नहीं पता कि तुम कब आईएएस बनोगे, लेकिन अगर तुम लगे रहे ना, तुम मुझसे लिख के ले लो कि तुम आईएएस बनोगे जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा, वेल डन। तुमने मतलब पकड़ ही लिया। असल डिफरेंस यही, एक्चुअल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, असल डिफरेंस ही यही है, जिसको अच्छे अच्छे नहीं पकड़ पाते हैं। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है पहली लाइन में, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तुमने ध्यान दिया, दैट इज अ गुड थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक मुझे लगता है मेरी लाइफ में पहला या दूसरा स्टूडेंट, एक तो ही और रहे होंगे चाहे, जिन्होंने मतलब ये पकड़ लिया है फटाक से पहली बार में, फर्स्ट स्टैंड में जिन्होंने पकड़ लिया, जिनको बताना नहीं पड़ा है। नहीं तो लोग पकड़ नहीं पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं सर एक सिमिलर तो लग रहा है, सिमिलर नहीं है, सेम नहीं। उसमें एक मिनिस्टर का अटेंशन और उसमें हाउस का पूरा अटेंशन है ना। और एक वर्ड बोलने की समझ में आ जाता है कि बच्चे ने पकड़ लिया या नहीं पकड़ लिया। इसीलिए बोलता हूँ ना, इंटरव्यू में टीचर जिसको नॉलेज है ना सब्जेक्ट की, उसको तुमने एक वर्ड गलत बोल दिया, वो वहां भी पकड़ लेगा, एक वर्ड सही बोला वो समझ लिया गया कि इसका आंसर सही है। इसीलिए ना ये मत सोचो कि गाना लिख के या कहानी बोल के तुम किसी को कंफ्यूज कर दोगे या बता दोगे। मैं बैठा हूं इंटरव्यू में, तुम मुझे बना दो बेवकूफ। कितने भी बड़े धुरंधर हो तुम बना नहीं सकते मुझे। कि तुम सोचो कि मुझे क्या नाम है, तुम कुछ भी बता के निकल जाओगे और तुम सोचोगे कि क्या नाम है, बस हो गया। वो समझ जाता है प्रोफेसर, हो सकता है कई बार आपको ना पकड़े कि आपका इंटरव्यू ना खराब हो, लेकिन समझ जाता है कि इस बंदे को कितना पता है। डेप्थ पहली दूसरी लाइन बोलते ही पता चल जाता है कि कितना इसको पता है चीजों का। ठीक, एक्सपीरियंस मैटर्स। क्यों 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 भाई? उसने पकड़ लिया तो तुम ड्यूटी मोटिवेट हो गई, तुम भी पकड़ो ना। हैं? नहीं तो देखिए, ऐसा है कि पहली बार में फर्स्ट इंस्टेंट में 90% लोगों को कुछ नहीं पता होता है। 99% लोगों को जो पढ़ने आ रहे होते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं, किसी को नहीं पता होता। जिन्होंने इसको सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने सब्जेक्ट नहीं देखा है, पॉलिटी इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, और इसको कभी नहीं जिसने देखा नहीं पढ़ा, कोई एंट्रेंस की तैयारी नहीं की इस तरह से, तो उसको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम में और नदीम में क्या फर्क है? सिर्फ एक लेक्चर का फर्क है, और उसके बाद थोड़ी सी मेहनत का फर्क है। अब देखो, मैंने लेक्चर दे दिया, अभी मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा एक बात। और जब मैंने बता दिया उसके बाद फिर देखो, जब मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने, हाँ, मेरा पढ़ाने का उसूल भी मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, वो सुन लो। मुझसे आप 50 बार पूछो, 100 बार पूछो, बोलो सर मुझे नहीं आया, मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने बोला मुझे नहीं आया। लेकिन अगर आपने बोल दिया ना कि मुझे आ गया है, और फिर जब मैं पूछता हूं और दोबारा आप नहीं बता पाते हो, तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। पहली बार में आपके समझ में नहीं आया, आपकी कोई गलती नहीं है, आप समझ के भूल गए, समझ के आपने याद नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तब गलती आपकी। अभी आपने इसको सुना ही नहीं है, आपने इसको पढ़ा ही नहीं है, आपने अभी लेक्चर को कंप्लीट ही नहीं किया है, अभी आपने इसकी रिवीजन ही नहीं किया है, तो आपको कैसे आ जाएगा? जिस बच्चे ने रिवीजन किया है, एंट्रेंस की तैयारी की है, पढ़ा है खुद भी, अभी वो इकोनॉमी के लेक्चर जब ले रहा था मुझसे, तो एक पूरा वो सब्जेक्ट पढ़ चुका है। और इकोनॉमी थोड़ी सी डेप्थ नहीं है, इकोनॉमी बहुत डेप्थ है। पूछो उससे कितना डेप्थ में पढ़ा है उसने इकोनॉमी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई? किताबों को साइड में रख दिया था हमने पढ़ते टाइम कि किताब बेकार है। ठीक है, किताब में कुछ नहीं है, सब उल्टा सीधा है। तो मैंने जो पढ़ाया उसके बाद जो लेवल आया इन लोगों का, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिस लेवल पे इन्होंने पढ़ा है, बजट इन्होंने जिस लेवल पे पढ़ा है, और क्या नाम है, जो डिजिटल पेमेंट वगैरह का जो लेवल पढ़ा है, वो कहीं किताबों में मिलेगा भाई? तो
इतने जब अच्छे लेवल पे बंदे ने पढ़ रखा हो ना, तो उसके बाद में उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते अभी। या तो आप 2-4 महीने और मतलब वो आपसे 2-4 महीने आगे है। जो चीज़ उसको आज समझ में आ रही है, वो आपको 2-4 महीने बाद हो सकता है समझ में आए, क्योंकि आप लेट हो। आप आई पहले थी उससे शायद, लेकिन आपने कर दिया लेट। नहीं? और मैं आपसे कह रहा था ये बात। हाँ। बिल्कुल, तो उसमें आपकी कोई ना, ना, देखो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप लेक्चर लेते जाइए, रिवीज़न करते जाइए, अगर आपको नहीं आया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछिए, दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, चौबारा पूछिए। जितनी बार पूछिए और फिर रिवाइज़ करिए, फिर पढ़िए, फिर नहीं समझ में आ रहा, फिर रिवाइज़ करिए। 2-4 बार पढ़ लीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिए, मैं रिवीज़न भी दे देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा, फिर मैं समराइज़ करूँगा, फिर समझ में आ जाएगा। मैं तो 2-3 बार पढ़ाता हूँ चीज़ों को। फंडामेंट राइट तक समझ में आ रहा था ना? इधर भी आ रहा है, पार्लियामेंट भी आ जाएगा धीरे-धीरे। देखिए, एक बार सिर्फ पार्लियामेंट समझने की देर है, उधर के सारे समझ में आ जाएँगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ लेक्चर ना मिस करो, लेक्चर ना मिस करो, क्योंकि लिंक करना ज़रूरी है। तो धीरे-धीरे आएगा। अब देखिए पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग होती है। अब ऐसा समझो कि पार्लियामेंट इज़ अ क्लास। अब क्लास में तुम मिनिस्टर हो और मिनिस्टर ने कोई गलत बात कह दी, तो आपने उसको उसकी झूठ को पकड़ोगे और उसको क्रिटिसाइज़ करोगे कि नहीं करोगे कि तूने गलत बात कही थी, तूने गलत बात, अभी तुम नदीम ने तुम्हें कोई गलत बात बता दी, तो तुम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, तो उसको प्रिविलेज मोशन कहते हैं कि तुमने अपनी प्रिविलेज का तुम्हें बोलने का सर ने मौका तो दिया और तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो तुम उसको क्रिटिसाइज़ करोगी नहीं करोगी? बताओ? बताओ? करोगी? तो इसको कहेंगे प्रिविलेज मोशन। आपने जो क्रिटिसाइज़ किया उसको कहेंगे प्रिविलेज मोशन। अब बोला कॉल अटेंशन मोशन, तो सुन लो। कॉल अटेंशन मोशन का मतलब ये होता है कि मुझे अच्छा, अटेंशन मतलब क्या होता है? अटेंशन मतलब क्या होता है? ध्यान देना, है ना? अब कोई मिनिस्टर है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ गलत करा है उसने और गलत किया है, कुछ करप्शन किया है, कुछ गलत किया है अपने डिपार्टमेंट में, कुछ गलत किया है। मान लो कि उसका पावर का मिनिस्टर है, बिजली 6 महीने से नहीं किसी एरिया में नहीं आ रही है। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का मिनिस्टर है और उसको क्या ना गाना में किसी एरिया में बिजली नहीं आ रही, तो उसको कोई ना कोई तो बोलेगा ना, भाई साहब ये मैटर देखिए आप, ये पूरा एरिया जो है इसमें 6 महीने से बिजली नहीं आ रही है, एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती है, क्या मैटर है? आपने क्या कर रखा है और बजट तो आपने इतना ले रखा है, तो ये कैसे किया आपने? हैं? उससे उसका ध्यान किसी मैटर पे ले जाने के लिए, एक मिनिस्टर का ध्यान मैटर पे ले जाने के लिए कॉल अटेंशन मोशन होता है। उस मिनिस्टर को वो कंसर्न मिनिस्टर से पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई जिम्मेदारी दी कि भाई होमवर्क लिख देना नदीम। अब नदीम ने होमवर्क लिखा नहीं। अब आपने क्या नाम है, रिदा ने उसको अगले दिन आड़े हाथों ले लिया, बोला कि क्या भाई, तुझे तो होमवर्क सर ने काम दिया था कि तू होमवर्क लिख दे, तूने लिखा नहीं, मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने नहीं तो मैं होमवर्क कर लेती, ये वो। तो ये तुमने जब उसको क्लास में क्रिटिसाइज करना शुरू किया, ठीक है, ओके, तो क्या नाम है, जब उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो इसको कहेंगे कॉल अटेंशन मोशन। आपने अटेंशन बुलाया कि भाई देख ऐसा है, कल से होमवर्क लिख दिया करियो। क्रिटिसाइज किया लेकिन उसमें बोला कि आगे से होमवर्क लिख दिया करियो। आपका पॉइंट क्रिटिकल नहीं है, सिर्फ आपका पॉइंट कंस्ट्रक्टिव है कि भाई देखिए अगली बार से होमवर्क मिस मत करना, लिख देना, अगर सर ने जिम्मेदारी तो निभा देना। ये कॉल अटेंशन मोशन है। किसका बुलाया आपने अटेंशन? एक मिनिस्टर का, एक बंदे का। इतनी बात समझ में आ गई रिदा? अब देखें कोई मिनिस्टर है, उसका उसने कोई मैटर गलत किया, आपने उसको अटेंशन बुला लिया कि भाई आगे से ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, आपको आपको ये काम करने हैं, ठीक। अब पूरे हाउस का अटेंशन, अब कोई इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे मैटर चल रहा है हाउस में, चल रहा है पॉलिटी चल रही है, अभी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूँ। अब अचानक से आपका कल एग्जाम आ जाए और आपको बोला जाए कि यार देखिए सर ऐसा है ना कि मेरा आ गया एग्जाम और मैं न्यू 50 लोग हैं, 50 लोग मतलब ठीक है, इसमें 50 लोगों को चाहिए तो 50 मान लेते हैं, 50 मेंबर का एग्जाम आ गया अचानक से, ठीक है ना। अब उसमें वो लोग कह रहे हैं कि देखिए सर हमें मैथ्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि उसमें मैथ्स का एग्जाम है, अब पॉलिटी से कुछ होगा नहीं उसमें, तो ना मतलब पर प्लीज कर लीजिए। पूरे हाउस का अटेंशन। तो हाउस में मतलब मैं सोचूंगा यार इंपॉर्टेंट मैटर है यार, ठीक है, चलो इसको पढ़ा देता हूँ मैथ्स, क्योंकि एग्जाम में आना है। 50 लोगों से मैं पूछूंगा हाँ भाई कर दें? 50 लोगों ने कह दिया यस सर कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत है। कुछ लोगों ने भी बोल दिया ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, एडजेंट करते हैं हम अपना पॉलिटी, वी आर एडजेंटिंग आवर पॉलिटी एंड वी आर गोइंग टू टेक, जैसे अभी हमने एडजेंट कर रखा है, जैसे अभी आ गया पीसीएस का एग्जाम, ठीक है। अब हम चला रहे थे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट हमारा रेगुलर चल रहा था, इसको इन्होंने एडजेंट करवाया, बोला सर ऐसा है ना कि हमें पीवाईक्यू की क्लास ले लो, जरा जल्दी स्पीड में रिवीजन करवा दो हमें, ताकि हमारा जो है एग्जाम पीसीएस वाला आते आते हम कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लें एक साथ, हमारे कुछ सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। मैंने कहा ठीक है करवा देता हूँ।
तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने एडजर्न कर दिया वो क्लास कुछ दिन के लिए और मैं किस पे चला गया वो, लेकिन जैसे ही वो मतलब मैटर सॉल्व हो जाएगा 2.5 घंटा उसमें टाइम देते हैं, 2.5 घंटा डिस्कस कर लो, बाकी फिर रेगुलर काम शुरू हो जाएगा। तो ये होता है। तो इतनी बात अगर आप समझ गए तो आपने एडजर्नमेंट मोशन समझ लिया। उसमें एक मिनिस्टर का कंसर्न ले रहे थे, यहाँ पे पूरे हाउस का मतलब अटेंशन ले रहे हैं, यानी कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए। इतनी बात समझ में आनी थी, समझ में आ गई। तो देखें, एक तो हो गया प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या है कि भैया आपने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। कॉल अटेंशन का मतलब क्या, मेरी बात में एक बंदे का मैंने अटेंशन बुलाया। एडजर्नमेंट मोशन में क्या है, आज का वर्क खत्म करा, आज का काम खत्म करके उसकी जगह पे जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैटर है उसको डिस्कस किया। मैं उसके अभी पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह क्या है, रिदा रिदा और संजीता वगैरह अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर एडजर्नमेंट मोशन वाले। उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर भी मैं बता दे रहा हूं बस इतना कि एक एक पॉइंट को डिस्कस नहीं करूंगा अभी, आप जनरल समझो, फिर स्पेसिफिक पे आ जाएंगे कुछ कुछ थोड़ा और समझ, जब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है ना, कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता है और वो पहले डिस्कस ना हुआ, ये नहीं कि पहले डिस्कस हो रखा है तो आपने कर दिया, फिर एडजर्नमेंट मोशन हाउस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि आप एडजर्न कर चुके हो। यानी मैंने कोई टॉपिक पढ़ा रखा, आप रिवीजन के लिए नहीं कह सकते कि सर रिवीजन करवा दो मेरा। आप ये कह सकते हो कि सर नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा दो। तो उस केस में ये होगा एडजर्नमेंट मोशन में। तो एडजर्नमेंट मोशन में नया टॉपिक डिस्कस किया जाता है, पहले से जो चीज हो चुकी हो, पहले डिस्कस हो चुका हो कुछ ऐसा, तो ऐसे टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाता है, और वो पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी होना चाहिए। सो ये सारी चीजें हैं उसके अंदर, और 50 मेंबर उसमें जब कहेंगे तब होगा। तो ये बात बस एडजर्नमेंट में याद रखो। अभी फिलहाल दो बातें याद रखो, कॉल अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन में क्या फर्क है और क्या है ये, इतना अगर याद हो गया तो मुझे बताओ, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। समझ में आ गया तो ओके। मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब सरकार तब तक चलेगी जब तक जनता का कॉन्फिडेंस है। जनता का जिस दिन कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उस दिन सरकार नहीं चलेगी। जनता अपना कॉन्फिडेंस किसके फॉर्म में भेजती है, एमपी के फॉर्म में। एमपी के फॉर्म में मैंने अपना एमपी चुन के भेजा, आपके एरिया का एमपी चुन के गया, उसमें 275 मेंबर यानी 276 मेंबर, तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा अगर है तो आपको कहा जाएगा आपकी मेजोरिटी है, वो आपको कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। अगर 50% से कम मेजोरिटी किसी के पास है तो सरकार नहीं बना सकती, सरकार की जाएगी, और इसको हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर कभी ऐसा लगता है और उसके लिए कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं होती है, इसमें सरकार गिरती है सीधे, सरकार गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। उसमें क्या होता है, अपोजिशन वाले चिल्लाते हैं, अरे भैया देखो ऐसा है ना कि यू डोंट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ एमपीज, तुम्हारे पास जो है सफिशिएंट नंबर ऑफ एमपीज नहीं है, आप सरकार बनाने लायक नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस नहीं है, आपको रिजाइन करना चाहिए। तो बोलेंगे चलो फ्लोर टेस्ट करवा लो। अगर ऐसा लगता है कि फ्लोर टेस्ट, मतलब ऐसा कब होता है, जैसे कॉलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, जैसे एनडीए की गवर्नमेंट है मान लो, और उसमें जो है 200 सीट मान लो, जो मान लो एनडीए की है मान लो, और 75 सीट में दो पार्टीज हैं, ठीक है, किसी ने 50 सीट है, किसी के पास 25 सीट है, तो 26 सीट है, उन्होंने मिलकर तीनों ने गवर्नमेंट बना रखा है एनडीए। अब इसमें से दो पार्टी जो है, ठीक है, वो अलग हो रही हैं एनडीए से, मतलब वो कह रही है कि नहीं मैं तो भैया ना सपोर्ट दे रही बीजेपी को, मैं अलग हो रहा हूं। तो जब वो अलग होंगी, जैसे शिवसेना अलग हो गई थी, ठीक है, ऐसे कोई पार्टी जब अलग हो रही होती है उससे, तो क्या होता है, एक भी अलग हो गया, मान लो 276 तो छोड़ो, दो अलग हो रहे हैं, छोड़ो एक ही अलग हो गया, 26 सीट लेकर शिवसेना मान लो अलग हो गई, तो आपके पास सीट कितनी बची, 250, ठीक है ना। अब चाहिए कितनी, 276, तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस नहीं है, पर 26 एमएलए शॉर्ट हो रहे हैं। अब अगर वो एमएलए मैनेज नहीं हो पाए कहीं से, वो सॉरी एमपीज नहीं मैनेज हो पाए कहीं से, ठीक है, वो क्या हो गया, तो आपके 276 लोकसभा की स्ट्रेंथ जो सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए वो 50% चाहिए। अब वो 50% पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, अब व्हाट विल हैपन, क्या होगा भैया, सरकार गिर जाएगी। तो इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को बस उसमें कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है। आपने कह दिया भैया आपके पास नहीं है सफिशिएंट नंबर ऑफ एमपीज, बस सरकार गिर गई। अब जिसके पास सफिशिएंट, फिर फ्लोर टेस्ट होगा, जिसके पास हो जाएगी उसकी सरकार बनेगी, जिसको 276 जिसने पूरा कर लिया, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा दिया, उसको एमपीज ने, यही आयाराम गयाराम वाली कहानी होती थी, लोग पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करते थे, जिसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। इसमें लोग क्या करते थे, अपनी पार्टी को छोड़ देते थे, दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते थे, आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया, और समर्थन आपको चाहिए क्योंकि समर्थन अगर दे रहे तो 276 पूरा हो रहा है, समर्थन नहीं दे रहे 276 पूरा नहीं हो रहा, वो मैजिकल आंकड़ा पूरा ही नहीं हो रहा, तो आप नहीं हो सकते, मतलब 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। गेटिंग,
तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आर्टिकल 75 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में मतलब बात की हुई है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, और वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जब ये है कि मतलब कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, और नॉट कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब ये है कि सरकार गिर जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर बताओ आगे बढ़े बढ़े। अब एक होता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है, नाम से जाहिर है, मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज करना, तीनों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं गवर्नमेंट को खूब गालियां दूंगा, ठीक है, गालियां देने का मतलब क्रिटिसाइज करूंगा, गालियां का मतलब लिटरली गालियां नहीं होता मेरी मेरे मतलब मेरे लैंग्वेज में, मेरे लैंग्वेज में गालियां देने का मतलब क्रिटिसाइज करना। चलो मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी बातें सुनाऊंगा, क्रिटिसाइज करूंगा गवर्नमेंट को, ठीक है, मेरा मन कर रहा है, तो मैं सेंसर मोशन करूंगा पार्लियामेंट के अंदर। मैं उसमें एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को भी बता सकता हूँ, उसके बिहाफ पर सबके ऊपर तान सकता हूँ, मतलब सबको गियर में ले सकता हूँ कि भाई क्या सरकार चला रहे हो तुम, हमारा मिनिस्टर ये कर रहा है वो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को भी ले सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के मिनिस्टर ने ऐसा ऐसा किया है, लॉबी बना रखी है वो, तो ये सारा जो होता है, लेकिन इसमें रीजन बताना होता है कि किस रीजन से मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसमें सेंसर मोशन होता है उसमें, लेकिन इसमें रिजाइन नहीं करना पड़ता, बस एक क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज कर लो ताकि वो सुधार आ जाए उनमें, इसके लिए किया जाता है, इसमें रिजाइन नहीं करना पड़ता। रिजाइन कहाँ करना पड़ता है, सिर्फ सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तब हो जाएगा, तब रिजाइन करना पड़ेगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा तब रिजाइन करना पड़ता है जब आप सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल ना पास करवा पाओ, यानी कि नो दैट इज अमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी का बिल है, नहीं पास हो पाया, सरकार का बिल है, पब्लिक बिल है, और सिंपल मेजोरिटी का है और पास नहीं हो पाया, इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस नहीं है, 75% 75 वो 50% आपके पास एमपीज नहीं है, ये तो मतलब हुआ, तो इसमें होता है बजट नहीं पास करवा पाए, इस केस में रिजाइन करना पड़ेगा, यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, आ गई, आया, अभी इतनी बात समझ लो कि सेंसर मोशन क्या होता है। सेंसर मोशन ये होता है कि आप गवर्नमेंट को के मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करो, एक मिनिस्टर को करो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को करो, या पूरी पूरी मिनिस्ट्री को ही क्रिटिसाइज करो, लेकिन उसमें रिजाइन नहीं करेगा, वो बस सुनेगा, गालियां सुनेगा, सुन के बैठा रहेगा, हाँ भाई मैंने गलत किया या मैंने सही किया, वो अपना सफाई देगा, गेटिंग, बस इतनी बात समझ में आ गई। नहीं नहीं, प्रिविलेज मोशन में उसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, उसकी गलती है, यहाँ पे आपको मजा आ रहा है बस गाली देने में, मैंने कहा आज मुझे गाली देने का मन कर रहा है। वो बेफिजूल कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी के अंदर होती है ना, जरूरी नहीं है कि उसने उसने गलत हाउस में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसका कोई काम नहीं किया है उसने, या काम टाइम पे नहीं पूरा हो पाया, मैं उस पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उसको, या मैं उसे उसकी पॉलिसी में मजा नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी जितनी भी पॉलिसी होती है वो सारी माइनॉरिटीज के खिलाफ होती है, इन मुस्लिम के खिलाफ होती है, ट्रिपल तलाक करते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हो, ये लेकर आते हो, वो लेकर आते हो, मैं इस पे कर रहा हूँ, उसमें वो कर रहे हैं भाई, वो लीगली कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे ना, गेटिंग। एक बार प्रिविलेज मोशन में आपने उसकी गलती पकड़ी है, उसने मिसलीड किया, उसने उसने पार्लियामेंट को मिसलीड किया, उसने गलत फैक्ट प्रेजेंट किया प्रिविलेज वाले में, कॉल अटेंशन में कोई इंपॉर्टेंट मैटर पे आप उसका अटेंशन कर रहे हो कि भाई साहब ये भी कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप दुनिया भर के काम कर रहे हो, एन नंबर ऑफ काम कर रहे हो, एक ये भी कर लो, ये कॉल अटेंशन मोशन है। सेंसर मोशन में मुझे तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है, मैं कर दे रहा हूँ, तुमने नहीं किया काम, तुम पता नहीं कैसे करते हो, तुम्हारे काम में मुझे मजा ही नहीं आ रहा, तुम पता नहीं कैसे काम करते हो, अभी मजा नहीं आ रहा तो ठीक है, दे ले, बोल ले उसे, मुझे रिजाइन नहीं करूंगा मैं, समझ लो ना, सेंसर मोशन है, ठीक है। अगर है तेरे पास दम तो ले जा, मुझे इतना क्रिटिसाइज कर दे कि लोग मेरे खिलाफ हो जाए, और 75% मतलब सरकार के खिलाफ हो जाए, और 75% जो वो 276 से कम मेरे पास एमपीज हो जाए सरकार के पास, सरकार गिरवा दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन चलवा ले भाई, ज्यादा दिक्कत है तो, मेरा मन करेगा तो मैं सेंसरशिप है, लोकसभा टीवी दुनिया देख रही है, मेरा मन कर रहा है मैं आंसर देने का, मैं कर दे दूंगा, गेटिंग। भैया इससे ल्यूसिड लैंग्वेज में क्या बताऊं, आसान है, ओके। मोशन ऑफ थैंक्स, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दोनों वो देख लीजिए, सेंसर मोशन में क्या है, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंस दे रखा है, मैं सिंपल बता दूं, वही बात है,
कि इसमें रीजन बताने की जरूरत नहीं होती। नो कॉन्फिडेंस मोशन में, सेंसर मोशन में रीजन बताने की जरूरत होती है। इसमें पूरी मिनिस्ट्री के खिलाफ होता है, सरकार गिराते हैं। उसमें सरकार नहीं गिराते, उसमें किसी मिनिस्टर, इंडिविजुअल मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर सबके खिलाफ हो सकता है। वही बातें दे रखी, इट शुड स्टेट द रीजन एंड अडॉप्शन इन द लोकसभा। इट नॉट नीड नॉट स्टेट द रीजन। या टेबल देखिएगा आप लोग, ठीक है। फॉर अडॉप्टेशन इन द लोकसभा, इट कैन मूव अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। इट कैन बी मूव अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ओनली। इट इज मूव्ड फॉर सेंसर द शिप फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शन। इट इज मूव टू ascertain the confidence of the Lok Sabha and the council of ministers. It is passed by Lok Sabha and council of minister need not to resign from the office. यहाँ पे अगर ये पास हो गया तो रिजाइन करना पड़ेगा। बस वही बातें जो मैंने बताई, समझ में आ गया? बोलो भाई। अच्छा, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स में जो है क्या है कि देखिए क्या होता है कि जो जब कोई जनरल इलेक्शन होता है उसका पहला सेशन, मैंने कल भी बताया था वैसे, जब कोई जनरल इलेक्शन होता है उसका पहला सेशन या हर साल का जो पहली हर फिस्कल ईयर का जो पहला सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलता है कि हमने ये पॉलिसी बनाई है, ये हमारी पॉलिसी है, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, ये चीज करेंगे। इसको पास करवाना जरूरी है, ठीक है, बोथ फ्रॉम बोथ द हाउसेस। लोकसभा में पास करवाना जरूरी है और लोक राज्यसभा में। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज का लेखा चोखा होता है जो कि जो है क्या नाम है, प्रेसिडेंट पेश करता है। लेकिन उस पर 50% मेजोरिटी से पास करना होता है। तो लोकसभा में तो जाहिर सी बात है, सरकार बनी, उसकी 50% मेजोरिटी हो, पास हो जाएगा। राज्यसभा में पास कराना में भी पास कराना। अब राज्यसभा में मान लो गवर्नमेंट मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है उसमें क्या होता है कि ये स्पीच ऑफ द थ्रोन जैसे ब्रिटेन में बोला जाता है वही है। इसमें क्या होता है, इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाना पड़ता है। मैं इसकी इनसाइट की बात कर रहा हूँ, वो तो मैं आपको समझ में आ गया कि ये होता है। और इसमें जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज वगैरह के ऊपर बात की जाती है और इसको दोनों हाउसेज से पास कराना जरूरी है। लेकिन लोकसभा तो पास कर देती है। मैंने बताया राज्यसभा में कभी कभी इसकी मेजोरिटी नहीं होती है, ठीक है ना, सरकार की। और जैसे कि नहीं थी जब शुरुआत में, तो इसके लिए कि जब फर्स्ट आपका ये जो आया है एनडीए गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो उस टाइम 2 से 3 बार राज्यसभा में मोशन ऑफ थैंक्स को अमेंड करवाया राज्यसभा ने। क्यों? क्योंकि ये जो है पास नहीं कर रहे थे राज्यसभा वाले, क्योंकि वो अमेंडमेंट चाह रहे थे कुछ, तो उनको बार बार पेश करना पड़ रहा था क्योंकि पास करवाना जरूरी है। तो राज्यसभा ने कई बार अमेंड करवाया उसको, 2-3 बार अमेंड करवाया, इसीलिए ये मोशन ऑफ थैंक्स बहुत पिक्चर में आया था। दो इससे कुछ कर नहीं पाती राज्यसभा, सरकार नहीं गिरा सकती, कुछ नहीं कर सकती, बट ये हो सकता है लोकसभा में जब ये नहीं पास हो पाएगा तब सरकार गिरेगी। लेकिन लोकसभा में क्योंकि 50% मेजोरिटी होती है तो जरूर जाहिर सी बात है पास हो जाएगा। राज्यसभा में नहीं हुआ, हो सकता है ना हो, तो राज्यसभा में ना नहीं पास हुआ और इसके लिए फिर इन्होंने इसका क्या नाम है वो करवाया, ठीक है। मतलब इस पर डिबेट होता है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज वो डिस्कस करते हैं कि भाई हम ये करना चाहते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो मोशन ऑफ थैंक्स समझ में आ गया होगा, आया या नहीं आया रेता जी, मिस रेदा? ऐसा लगता है मैं सिर्फ रेता को है। क्यों नहीं समझ में आया? मोशन ऑफ थैंक्स का मैं बता रहा हूँ। इतनी सी बात है कि आपको जो पॉलिसीज आपने बनाई हैं, ठीक है, उसको आपने बताया। अब कोई भी बात आपकी वैसी नहीं मान ली जाएगी कि आपकी पॉलिसी जो बनाई गई है आप उसके लिए पैसे भी मांगो, कुछ भी करोगे, तो उसको पॉलिसी को मैं पास करवाना पड़ेगा लोकसभा से। और लोकसभा में पास करने के लिए जब लोग एग्री करेंगे तब पास होगा। अब लोकसभा वाले एग्री कर जाते हैं 50% मेजोरिटी 275, क्योंकि सरकार की तरफ से, तो सरकार वाले 275 ही हैं, 276 ही हैं, उन्होंने बोल दिया तो हो गया, ठीक है, पास हो गई बिल। लेकिन राज्यसभा में जरूरी नहीं होता है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी हो, ठीक है। राज्यसभा जो होती है उसके अंदर स्टेट से चुन चुन के लोग आते हैं, मैंने बताया था। जैसे 31 सीट जो है वो क्या नाम है यूपी की है, और ऐसे ही सारे स्टेट्स की। तो हो सकता है उसमें जो है जो 250 मेंबर हैं उसमें बीजेपी की मेजोरिटी ना हो, क्योंकि सरकार बनाने की तो लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए, उसमें मेजोरिटी नहीं है, तो ये बिल जरूरी थोड़ी ना कि पास हो जाएगा वहां पे। वो कहेंगे भाई कुछ चेंज करो तब पास करेंगे, तब जब ये चेंज करेंगे तो हो सकता है पास कर दे। गेटिंग? बहुत आसान भाषा है, अपने दिमाग को क्लोज मत करो रिता, अपने दिमाग को क्लोज मत करो। इतना टफ नहीं है। आपने तो पूरी बायोलॉजी पढ़ रखी है, पहले अपने ऊपर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आओ। साइंस से ज़्यादा टफ नहीं होता ये। बायोलॉजी में तो इतने टफ टफ वर्ड होते हैं, इतनी टफ टफ वो होती हैं, क्या नाम है, दुनिया भर के टर्म्स होते हैं। और नर्सिंग वगैरह में तो दुनिया भर की चीज़ें आपने मतलब देखी होंगी, डॉक्टर्स कितनी टफ टफ मेडिसिन के नाम होते हैं, उनको याद रखना इतना मुश्किल काम होता है, उसको समझना, फिर वो पूरी जो मतलब ह्यूमन बॉडी को समझना, उसके एनाटॉमी को समझना, उसके प्रोसेस को समझना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग जो आप कर चुकी हो, ठीक है ना।
तो ये जो है, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, इसको तो बच्चे समझ लेते हैं, तो इसलिए दिमाग को स्टॉप मत करो। बस इतनी सी बात है कि आपने इस चीज़ को, पहले आप इससे फ़ैमिलियर नहीं हो, आपने इसको नहीं देखा है, तो थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं कि दिमाग को स्टॉप करो कि समझ में नहीं आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? जनरल बातें, ठीक है? नॉट ए येट नेम्ड मोशन होता है, इट इज अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर इस डिस्कशन। देखिए, ये बोला है कि भैया हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन नाम से जाहिर है कि इसमें कोई अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि कब हम डिस्कस करेंगे। द स्पीकर आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस इज एंड इन द कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस, वो रिकमेंड करेगा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी को कि भाई ऐसा है कि आप ये मोशन, हम इस पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई डेट बता दो तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो नो डे येट नेम्ड मोशन होता है वो, उसमें ये होता है कि हम डेट को डिसाइड करते हैं कि भैया कब हम करेंगे, वैसे उससे पहले नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जब कोई आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है, हाउस जब आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है, तो जैसे कि मान लो डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन किसी टॉपिक पे होना है, हो कहीं और चला जा रहा है। कई बार होता है ना, हम क्लास किसी चीज कर रहे हैं, अचानक हम थोड़ा सा मुड़ उड़ गए कहीं, हमने कोई और डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, तो किसी ने याद दिलाया कि देखिए भैया पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आ जाइए, हाई ये जो है आपको जो प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से आइए। तो ऑर्डर में लाना, इंटरप्रेट करना, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो ये विप वगैरह भी जो है या कोई भी उसको याद दिला सकता है कि भाई जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके हिसाब से चलिए, आप उसको उससे आउट ऑफ ट्रैक मत जाइए। हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, इसमें यह होता है, इसमें क्या होता है कि कोई मैटर हो, स्पेसिफिक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होता है, उस पर डिबेट शुरू करते हैं, उसमें डिस्कशन शुरू करना होता है, उसमें हाफ एन आवर का डिस्कशन करने के लिए दिया जाता है। इसमें 3 डेज वीक में इसको इस डिस्कशन के लिए रखे जाते हैं, जिसमें आधे घंटे का जो है डिस्कशन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एक होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में क्या होता है, ये 2 घंटे का डिस्कशन होता है, 2 आवर का, कोई टाइम अलॉट किया जाता है, ठीक है। उसमें 2 घंटे से ज्यादा नहीं होता है, 2 घंटे के अंदर उस बात पे डिस्कस वगैरह करते हैं। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया जाता है अक्सर। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है 2 घंटे का, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर्मल मोशन होता है इसमें। इसमें ये मोशन होता है, इसमें ना वोटिंग होती है और ना ही वो, बस एक डिस्कशन होता है ताकि मैटर को समझा जा सके। स्पेशल मेंशन होता है। स्पेशल मेंशन में क्या होता है, ये जो है, ये अ मैटर दैट इज नॉट इन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर विच डज नॉट रेज ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर, किसी भी, मतलब ये सिंपल है कि किसी भी टाइम पर, ना हाफ एन आवर में, ना शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में, ना ही हाफ क्वेश्चन आवर में, कहीं उठाया ही नहीं गया उस मुद्दे को, ना अर्जेंट मोशन में, ना कॉल अटेंशन मोशन में, कहीं पे नहीं उठाया गया, तो उसको स्पेशली मेंशन किया जा सकता है, स्पेशल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो कॉल अटेंशन मोशन अंडर एनी रूल ऑफ द हाउस कैन बी रेज्ड अंडर द स्पेशल, तो वो कोई मैटर है उसको आप जो है स्पेशल मेंशन करके उसको उठवा सकते हैं, यानी कि ना कि मतलब वो स्पेशल मैटर हो गया। तो ये आपको यहाँ तक पहले समझ लीजिए, मैं रिजोल्यूशन पे नहीं जाऊंगा अभी, अगर आपने इतना नहीं समझ में आया आपके, मैं पहले ये बात कर लेता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए, फिर मैं रिजोल्यूशन की बात करूंगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो पहले मोशन देख लेते हैं, रिजोल्यूशन को, क्योंकि फिर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ आपको। मोशन सारे याद कर लें तो फिर हम उस पे जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़े हम एक दिन में। अगर रीडिंग लगाएंगी, आपके लिए रिकमेंडेशन है, आप रीडिंग लगाइए। आपको नहीं नहीं जहाँ जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो आप उसको मार्क करेंगी। मार्क करने के बाद आप मुझसे पूछेंगी, नदीम से डिस्कस करेंगी, आप ये काम करेंगी, ठीक है। और अपने ऊपर एक बर्डन मत लो। मैंने आपको बताया कि आपने इतनी मतलब टफ टफ चीज़ें कर रखी हैं जो कि अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता, उसके नाम ही प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, समझ रहे हो। हर कोई जो जो आपने पढ़ा है, जो नाम आपने प्रोनाउंस किए हैं, वो नाम ही लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, आपको पता है। अगर उनको कह दिया जाए कि ये प्रोनाउंसिएशन कर लो, नाम प्रोनाउंस कर लो, डिसीज के नाम, दवाओं के नाम, ये वो, तो उनको नहीं पता होता है। आपने उसमें, क्योंकि आपने किया है, आपको उसका मोडस ऑपरेंडी पता है, आपने उस पर काम किया है, तो यू आर गुड इन दैट, आप कर रहे हो और आपको आसान लगने लगा। इसीलिए पहली बार आप गई होगी तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें वहां भी आसान लगी हो, कि लगी थी आसान, अब बहुत ईजी हो चुका है। इसीलिए जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, मैं पूरी तरह से साइंस स्टूडेंट था, फिजिक्स का माहिर आदमी, टॉपर था मैं फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स और मैथ जानने वाला आदमी था मैं। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत, केमिस्ट्री जानता था, फिजिक्स मैथ जानता था बस। बाद में अब देखें आप कि जब मैंने साइंस बैकग्राउंड है मेरा, ग्रेजुएशन में भी साइंस ही रही है मेरी, बीएससी फिजिक्स है मेरा, तो जो भी है मेरा साइंस है।
फिर उसके बाद मैंने फिर ये सब स्विच किया होगा, ये पढ़ा होगा, तो मुझे इतना टफ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें इंडल्ज होता चला गया। लेकिन शुरू में थोड़ा-सा लगा यार, ये नए-नए टर्म्स, नई चीज़ें समझ में आती थी, फिर धीरे-धीरे आने लगी। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, और धीरे-धीरे आने लगी और इस लेवल पे आई। जबकि मैं तुम्हें समझाने के लिए बैठा हूँ, एक बात को देख समझना, मुझे मैं कहीं कोचिंग नहीं कर पाया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इतना प्रिविलेज नहीं था मैं कि मैं कोचिंग कर सकूँ, ठीक है ना? तो मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था। बस समहाउ किताबें पढ़-पढ़ के, जिस टॉपर ने जो भी बुक कही वो मैंने उठा के पढ़ी, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ किया। कॉलेज का थोड़ा बहुत सहारा मिला, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत वहाँ से चीज़ें मिलती थी, हिंट मिलती थी, दोस्तों से मिलती थी, इनसे सबसे, और इसी तरीके से, और पढ़ाने से। पढ़-पढ़ के सीखा है। तो मुझे तो कोई समझाने वाला ही नहीं था। खुद से बहुत सी चीज़ें समझी, सारी चीज़ें 99.99 चीज़ें खुद पढ़ के समझी हैं और पढ़ाया है। तो आपको तो समझाने के लिए मैं हूँ, तो फिर आपको क्या डरने की ज़रूरत है? और ऐसा नहीं है कि आपका ज़हन कुछ कम है और मेरा ज़हन बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। सबका ज़हन अच्छा होता है, अपने आप को कम में समझना बंद करिए। कुछ लोग जिस चीज़ पे आप देखिए, अभी जिस फ़ील्ड में ये आर्ट साइड सब्जेक्ट्स इसको पता है, नदीम को और लोगों को पता है। लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट होंगे, जो बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स होंगे, जो साइंस के टॉपिक्स होंगे, उसमें तो आप माहिर होंगे। यूपीएससी में सब काम आता है। तो उसमें आपको एज मिलेगा, फिर इन लोगों को दिक्कत होगी, और ये क्या है? अभी जब आप डाइजेशन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, ये तरीके क्या होते हैं, या डिसीज़ है, वायरस है, बैक्टीरियाज़ है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी में पढ़ते हैं सब, बायोलॉजी भी पढ़नी ज़रूरी है। तो उस समय आपको एज मिल जाएगा। इन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होगी याद करने में चीज़ों को, ठीक है ना? इसलिए तो सब्जेक्ट से डरना बंद कर दो एकदम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग को स्टॉप कर लेते हैं। दिमाग की बहुत अनलिमिटेड पावर है, बहुत अनलिमिटेड पावर है। होता क्या है कि हम अपने दिमाग को कह देते हैं, बस यार तेरे नहीं समझ में आएगा। तो वो फिर अपने आप को ये कन्विंस करने लग जाता है कि यार नहीं समझ में आएगा मुझे। तो ये तो आप मुझसे बेहतर समझते होगे इस चीज़ को, कि दिमाग कैसे कन्विंस करता है अपने आप को। क्योंकि आप मेडिकल साइंस से हो, मेडिकल बैकग्राउंड है आपको। अगर आप अपने आप को बीमार फ़ील करने लग गए ना कि मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार हो जाओगे। दिमाग ऐसी प्रोसेस करेगा, आप बीमार हो। आप अपने आप को कहोगे कि मैं थका हुआ हूँ, तो आप थका हुआ ही फ़ील करने लगोगे। जैसा आप कहोगे वैसे ही हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाते हैं लोगों की बॉडी में, ठीक है? तो अपने आप को कहो कि मुझे सब समझ में आ रहा है, धीरे-धीरे आ जाएगा, मैं मेहनत कर लूँगी। अपने आप को मोटिवेट रखो, डिमोटिवेट मत करो। ख़ासकर इतना मुश्किल नहीं है। हमारे जो अ, मतलब पूर्वज थे, हमारे जो आबा-ए-अजदाद हैं, वो लोग तो जंगों में चले जाते थे, उनको पता भी नहीं होता था कि वो ज़िंदा आएँगे या वापस आएँगे। हमारे औरतें जंगों में गई हैं और उनको पता भी नहीं होता था इतनी बड़ी जंगों में कि वो ज़िंदा वापस आएँगे या नहीं आएँगे। और ऐसी जंगों में जाते थे, जिहाद करते थे, लड़ते थे, और जीत के आते थे, फ़तह होके आते थे और खुशी से आते थे। हमें कौन-सा, और उसमें ये पता तो होता था कि एक तलवार की या एक तीर कब जान ले सकता है। तीर, ज़हर से बुझा हुआ तीर कब आके उनकी जान ले लेगा, उनको इस बात का क्लियर होती थी। तुम्हारा कौन सी जान चली जाएगी? एक बार में नहीं समझ आएगा, दोबारा पढ़ लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा। तीसरी बार पढ़ लेना, चौथी बार पढ़ लेना, गैडिंग, या जान चली जाएगी। बस तो ऐसे समझो, इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं। इसको मुश्किल मत करो, इसको आसान करके पढ़ो। और रही बात उस तरह से लो कि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं सीख रही हूँ, ठीक है? और इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा सीखोगे और पढ़ते जाओगे। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। पढ़ो, रिवाइज़ करो, ना समझ में आए मार्क करो, फिर मुझसे पूछो, ठीक है? अंडरलाइन कर लिया करो सही पेंसिल से, और मुझसे अगले दिन पूछा करो कि सर ये नहीं समझ में आया, ये समझा दीजिए, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, समझा दीजिए। करेक्ट करने की कोशिश करो, 2-4 बार पढ़ो, हो जाएगा। फिर मैं रिवाइज़ करा दूँगा, फिर रिवाइज़ करा दूँगा। अरे मुझ जैसा टीचर कहाँ मिलेगा जो बार-बार आपको कह दे कि मैं रिवाइज़ करा दूँगा, टेंशन मत लो। मैं फिर रिवाइज़ करा दूँगा। मैं कौन-सा पढ़ा के बस कह देता हूँ अब नहीं पढ़ाऊँगा, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। कभी कहा है मैंने? नहीं कहा ना। तो अब हाँ भाई नदीम, थोड़ा बहुत तुम भी समझा दिया करो यार। मैं ही सारी ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं ही समझाऊँ। हैं? तुम्हारी दोस्त है, तुम भी समझाया करो।